यादव भाइयों की हालत हमसे खराब थी। यादव भाई सत्ता में आए, अपने लोगों को आगे बढ़ा दिया। कोयरी कुर्मी भाई आए, 3% अपने से आबादी से ज्यादा नौकरी ले ली। नौकरी दिलाने में अभी जानते हैं नर्सेज में जितनी नौकरियां हैं उसमें चूंकि ज्यादा नालंदा की हैं तो मुख्यमंत्री ने सब लोगों को सरकारी कर दिया। अब बाकी लोग झुंझुना पकड़े हुए हैं। आप नहीं देख रहे कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही जिधर चाहें उधर रोशनी दे, जिधर चाहे वो अंधेरा रखें। 1,95,000 नौकरी उनकी ले ली लोगों ने, लूट लिया इनकी नौकरियों को। SC ST की आबादी 2.5 करोड़ की है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख की होती है और उनको सिर्फ 2,91,000 1,11,000 नौकरी उनकी खत्म कर दी। ये एक रिपोर्ट है जो सरकार। जब हम गरीब होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, है ना? हमको जानते हो, अभी तक हमारे साथ दुश्मनी की 2 सबूत अभी मैं बता रहा हूं। उर्दू भाषी मैक्सिमम बच्चे उर्दू होते हैं। मेरा सवाल यह है कि 141 जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इनको? डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र की हत्या है, जमहूरियत को जहर दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं आप राजा नहीं हैं, आपको आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पिछले दिनों बिहार में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी को लेकर के और OBC जो SC ST हैं तमाम लोगों की हिस्सेदारी को लेकर के अख्तरुल ईमान साहब हमेशा सक्रिय रहते हैं। MIM सक्रिय हैं। आज भी इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और इसमें जाति गणना पर तमाम तरह की बातें की रिपोर्ट जारी की है। क्या आखिर कहना क्या चाह रहे हैं जो आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है? इसमें जिस तरह से आपने दिखाया है कि मुसलमान किस तरह से सरकारी नौकरी में पिछड़े हैं, SC ST पिछड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को साधुवाद देता हूँ। भारी मन से ही सही, अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, उन्होंने एक बड़ा काम किया कि बिहार में जाति आधारित गणना कराने का काम किया और उनके कई पैरामीटर्स पे भी उसने सर्वे करवाए। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो स्थिति रही है तो उसका भी आकलन किया है और गोया इस रिपोर्ट को पेश करते हुए उर्दू में कहते हैं इकबाल जुर्म करना, अपने अपराध को स्वीकार करना। भले ही बिहार के दूसरे समुदाय के लिए उसने बड़ा काम किया हो, लेकिन माइनॉरिटी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए उसने अपराध किया है जिसको खुद स्वीकार किया है। ये कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, ये बिहार सरकार की अपनी रिपोर्ट है जिसको सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया है। इसके मुताबिक आपको मैं चंद आंकड़े सिर्फ पढ़कर सुना दूं तो शायद सच्चाई को समझने में आपको आसानी में होगी। एक चीज़ मैं सिर्फ लाता हूं कि बिहार में 13 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। हर समुदाय के हैं, हर धर्म के हैं, हर जाति के लोग हैं। अगर टैक्स देने में सबकी हिस्सेदारी है तो नौकरियों में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। 20,49,370 सरकारी जॉब में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। 2-4-5% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों, भूमिहार भाइयों, राजपूत भाइयों को अगर देखेंगे तो ब्राह्मण भाई की आबादी 47 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 74,000 और उनको नौकरी मिली 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी 47 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,611 और नौकरी मिली 1,87,000। राजपूत भाइयों की आबादी 45 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है 70,000, नौकरी मिली 1,71,000। काइस भाइयों की आबादी 7,85,000, नौकरी में हिस्सेदारी 12,296 और नौकरी मिली 52,000। ये सारे लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिली। यादव भाइयों की नौकरी 1,86,00,000 की आबादी में उनकी वाजिब हिस्सेदारी होती है 2,92,000 की और 2,90,000 की नौकरी उनको मिली है। लेकिन मुसलमानों की 2,31,00,000 की आबादी है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी होती है 3,06,886, लेकिन 3,68,886 की जगह पर उनको 1,73,000 मात्र नौकरी मिल पाई। 1,95,000 नौकरी उनकी ले ली लोगों ने, लूट लिया इनकी नौकरियों को। SC ST की आबादी 2.5 करोड़ की है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख की होती है और उनको सिर्फ 2,91,000 1,11,000 नौकरी उनकी खत्म कर दी। ये एक रिपोर्ट है जो सरकार ने स्वीकार किया। एक मिनट, आपने ये रिपोर्ट निकाला, आबादी के हिसाब से आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये बताइए, इसमें ये भी तो देखा जा सकता है, आप शैक्षणिक भी तो देखेंगे ना कि अरे जो गरीब होगा, पढ़ रहे हैं। सुनिए, जब हम गरीब होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, है ना? हमको जानते हो, अभी तक हमारे साथ दुश्मनी की 2 सबूत अभी मैं बता रहा हूं। उर्दू भाषी मैक्सिमम बच्चे मुस्लिम होते हैं। उर्दू बांग्ला भाषी टीचर आज 10 साल से सड़कों पर डंडे खा रहे, क्वालिफाइड है, उनको नौकरी नहीं मिले सिर्फ चूंकि माइनॉरिटी के हैं। तो आप वहां भी छाटे। आप अभी जो BPSC ने एग्जाम लिया, आपने देखा उर्दू के क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करके हमारे लड़कों को कंफ्यूज किया गया। एक साइकोलॉजिकल वार है बिहार में कि मुसलमान लोग नौकरी तक नहीं आ पा सके और उसमें बड़ा कसूर किसका है? ये मुस्लिम राजनेताओं का है, जो लोग बिहार सरकार में जाकर मंत्री बन जाते हैं और मुसलमानों की बात नहीं उठाते। मुसलमानों के इलाके में स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले। आज सीमांचल में मुसलमानों का कंसंट्रेशन है, वहां जाकर के देखें एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है। 70 किलोमीटर तक बेटियों के लिए स्कूल नहीं है। तो इन बेईमानों ने तो हमको पढ़ने भी नहीं दिया, तो नौकरी हमको कहां से मिल पाएगी?
और जो लोग हमारे बन के आए यहाँ पर राजनेता, उन्होंने हमारी वकालत भी नहीं की। तो जब तक हम समाजी एतबार से, आर्थिक एतबार से, दोनों है, गरीबी और निरक्षरता जुड़वां बहने हैं। जो गरीब होगा निरक्षर होगा, जो निरक्षर होगा वो गरीब होगा। हमारी हालत ऐसी थोड़ी थी। आज़ादी के बाद देश में हमारी आबादी 15% थी, नौकरियों में 23% आबादी थी। बिहार में भी हमारी हैसियत इससे अच्छी थी। यादव भाइयों की हालत हमसे खराब थी। यादव भाई सत्ता में आए, अपने लोगों को आगे बढ़ा दिया। कोयरी कुर्मी भाई आए, 3% अपने से आबादी से नौकरी ले ली। नौकरी दिलाने में अभी जानते हैं नर्सेज में जितनी नौकरियां हैं उसमें चूंकि ज्यादा नालंदा की हैं, तो मुख्यमंत्री ने सब लोगों को सरकारी कर दिया। अब बाकी लोग झुंझुना पकड़े हुए हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही जिधर चाहें उधर रोशनी दे, जिधर चाहे वो अंधेरा रखें। सत्ता के लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। सत्ता के लोगों ने हमारे साथ गिरिराज सिंह नाइंसाफी है, बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं। उनका कहना है कि आपके बच्चे तो मदरसा में जाके वक्त बर्बाद करते हैं। अब उन पागलों की बात मत कीजिए, है ना। गली के चौक चौराहे का बच्चा जिस तरह बोल फोल बकता है, एक संविधानिक पद पर बैठा हुआ एक आदमी बोल इस करता है, ऐसे लोगों के बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका कहना था कि जितने उनको भी कहने प्राइवेट दीजिए, मदरसा अरे हैं, उनको बंद कहने कर दिया दीजिए। जाए। वो सब जब सीमांचल में जाता है, ये देश देशवासियों का है, हिंदू और मुसलमानों का, किसी समुदाय का नहीं है। जब किशनगंज पहुंचता है, हमारी मस्जिदों को देखकर वो कहता है पाकिस्तान नजर आता है उनको। तो वो आदमी जो अंदर से इतना सांप्रदायिक जहर रखता हो, उनकी बातों पर आकलन करना, अपने वक्त को भी बर्बाद करना, मेरे वक्त को भी बर्बाद करना है, तो उस पर बातचि नहीं करना। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि 141 जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इनको? डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र की हत्या है, जमहूरियत को जहर दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, आप राजा नहीं हैं, आपको आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हैं, पिछले दिनों में भी जब इस पर पार्लियामेंट में हमला हुआ था, पूरा आसमान बीजेपी ने सर पे उठाया था। और आज पार्लियामेंट के मेंबर, सम्मानित मेंबर हैं, आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर वो व्यवस्था पर बात उठा रहे हैं, आप सुनने के लिए रवाना नहीं, सस्पेंड कर दीजिएगा। जनता ने चुनकर भेजा है। मैं समझता हूं कि वो उनका अपमान नहीं है सांसदों का, ये बिहार की करोड़ों जनता का अपमान है, जिनके प्रतिनिधियों के साथ सलूक हो रहा है। तख्ती लेकर अंदर चले जाते हैं सांसद। भाई तख्ती लेकर जा रहे हैं तो तख्ती लेकर के, तख्ती में कोई बम बंदूक बारूद होता है क्या? राजनीतिक चेतना जगाने के लिए तख्ती ले जाना, बैनर ले जाना, ये तो सबका, उसे भाजपा से ज्यादा कोई तख्ती लेके गया क्या? भाजपा का पुराना दिन देखा है जब वो विपक्ष में रहे हैं, सड़कों को कितना जाम किया उसने, कितना व्यवधान पैदा किया उसने। भाजपा से ज्यादा क्या कुछ नहीं, उसने किया तो वो हुआ, आपने किया तो रासलीला है, और दूसरे ने किया हेमा मालिनी से पूछते हैं मीडिया कर्मी कि आपके जो है संसद 141 संसद को बर्खास्त कर देते, वो कहती है ये सवाल बड़ा ज्यादा पूछते हैं विपक्षी लोग। अच्छा, वो बेचारी नर्म नाजुक है ना, फिल्मी दुनिया के रहने वाली बेचारी नर्म नाजुक, इतना सख्त सवाल किया उनको तो कठिन होगा ही। तो आप 141 सांसद के साथ ही यकीनन होना चाहिए, मैं नहीं, आपको भी होना चाहिए, है ना। ये गोदी मीडिया से निकलिए आप लोग और सच का साथ दीजिए। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाकर देश आज़ाद किया था, ऐसे इन नाइंसाफियों के लिए नहीं, है ना। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज सबको मिले सम्मान, यही है। मतलब आप कह रहे हैं आपके पूर्वजों ने गर्दन कटाया, उनके पूर्वज उंगली कटाए थे क्या? क्या? अरे भाई, माफ़ी मांगी थी तो आप लोगों को पता नहीं है क्या? अरे माफ़ी मांगे तो तुम्हें नहीं पता है? कैसी बात करते हैं आप? सारा कुछ जान करके भी आप पूछते अनजान बनते हैं, तो हम क्या बताएं आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मेरे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे, बाकी इन्होंने अपनी बात रखी है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।